अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की मैथ की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैट्रिक के ऑर्डर को हम कैसे फाइंड करते हैं या कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं m क्रॉस n से। m क्रॉस n क्या है? m क्रॉस n हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ रोज़ को कहते हैं हम, और n हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इस चीज़ को आपको समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम में क्या डिफरेंस था, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2। इट मीन कि हम लिखेंगे 2 क्रॉस। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं इसमें, 1 2 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2। ओके, ये मतलब कौन से ऑर्डर का मैट्रिक है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक है। अब हम बी को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये चेक करें, 1 2। कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 2, तो हम लिखेंगे 2 और क्रॉस। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करते हैं, 1 2 1 2, तो मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है? 2, तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस 2। उसके बाद अब इसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। इस केस में नंबर ऑफ़ रोज़ सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ़ रो क्या है? 1, तो हम लिखेंगे 1 क्रॉस, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो हम लिखेंगे 1 क्रॉस 2। इस केस में हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3। मतलब इस केस में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 3, तो हम लिखेंगे 3 क्रॉस। अब नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम है 1, नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है? 1, तो 1 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक है ये। उसके बाद अब इसमें चेक करें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2 3। 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो 3 लिखेंगे क्रॉस। अब नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करते हैं, 1 2, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2, तो हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2, और इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक है। उसके बाद आता है एफ़ को हम देखते हैं। एफ़ कैसे लिख सकते हैं हम? एफ़ का क्या ऑर्डर होगा? नंबर ऑफ़ रो इसमें कितनी है? 1, हम क्या लिखेंगे? 1 क्रॉस, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है? 1, तो 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। उसके बाद आता है जी। जी के देखते हैं हम कितने हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम। अब इसमें 1 2 3, 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं, 1 2 3, मतलब 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक होगा। अब हम चेक करते हैं एच के लिए। एच के कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 1 2 2 हम लिखेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 3, 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक है। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक है। अब हम इसको 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका है 2 बाय 2, 2 बाय 2, 1 बाय 2। ओके, 3 बाय 1, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा? बाय। 3 बाय 2, इसी तरह 1 बाय 1, इसका आ जाएगा 3 बाय 3, और इसका आ जाएगा 2 बाय 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं? इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम हो और उनकी करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब यहाँ चेक करते हैं कौन से ऐसा है जिसकी ऑर्डर भी सेम है, उसकी करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अब जैसे यहाँ पे देखें ना, a इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे और कोई चीज़ है जहाँ पे 3 आ रहा हो, या मतलब कोई ऐसा मैट्रिक है जिसमें ये सेम यही ऑर्डर बन रहा हो, यही एंट्री आ रही हो, तो हमारे पास ये है सी। मतलब यहाँ पे ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बी इक्वल टू 3 5। अब यहाँ पे चेक करें कहाँ है, जो कौन सा मैट्रिक ऐसा है जिसमें 3 और 5 एंट्रीज आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 3 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज है, मतलब और एंट्रीज का ऑर्डर चेंज है। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। इसके अलावा चेक करते जाएं, यहाँ पे ये देखें, आई इक्वल टू 3 3 प्लस 2 5, मतलब आई इक्वल टू 3 5,
तो अब ये इसका ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है इससे, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है। तो मतलब क्या है कि बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास डी। डी हमारे पास है 5 3। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा मैट्रिक है जो 5 और 3 है। क्या इसमें कोई है ऐसा मैट्रिक जिसमें 5 और 3 आ रहे हों? नहीं, इसमें कोई मैट्रिक नहीं है, तो डी किसी के इक्वल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास E इक्वल टू 4062। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास और कौन सा मैट्रिक है जिसमें 4062 आता है। एक तो हमारे पास ये H वाला आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा चेक करते हैं और कौन सा आ रहा है। एक ये J वाला आ रहा है। 2+2 होता है 4, 2 - 2 होता है 0, 2+4 होता है 6, 2+0 होता है 2। तो ये मैट्रिक और ये तीनों क्या है, सेम है। इनकी ऑर्डर भी सेम है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है। तो हम कहेंगे ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद आते हैं हमारे पास एफ हमारे पास है 2 और 2 6। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 2 और 6 वाली एंट्री कौन सी है, कौन सा मैट्रिक है जिसकी एंट्रीज 2 एंड 6 हैं। तो अब यहाँ पे चेक करें जी की एंट्रीज क्या है, 3 - 1 2, 3+3 6। तो 2 और 6 मतलब क्या है कि एफ एंड जी के ऑर्डर भी सेम है और उसका एंट्रीज भी सेम है। तो ये क्या है, इसका मतलब बनता है कि एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। हमने फाइंड करनी है ए बी सी डी की वैल्यूज जो सेटिस्फाई करे इस मैट्रिक इक्वेशन को। इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये मैट्रिक इक्वल है इस मैट्रिक के। तो मैं इक्वल मैट्रिक के हमने पहले भी डेफिनेशंस की हुई है, उससे हमें पता है कि क्या होता है इक्वल मैट्रिक। इक्वल मैट्रिक वो होता है जिसका ऑर्डर भी सेम हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 कैसे आया है, देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। नंबर ऑफ रोज क्या है, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 2। इट्स मीन इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2 और 2/2। अब इसका अगर हम देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है तो 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2। इट्स मीन कि इट्स ऑर्डर इज 2/2 और 2/2। अब हम सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या थी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं कि फर्स्ट एंट्री हमारे पास फर्स्ट एंट्री की इक्वल होगी, सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री की इक्वल होगी, थर्ड एंट्री थर्ड वाले की इक्वल होगी, फोर्थ एंट्री की इक्वल होगी। इनको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है, a+c इक्वल टू 0, a+2b इक्वल टू -7, c-1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d-6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे ऊपर भी बेशक चेक कर लें, ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं, हमने वो लिख ली हैं, ठीक है। अब इनको हमने क्या किया, इक्वेशंस का नाम दे दिया है, ठीक है। अब हम इनमें चेक करते हैं कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसकी अगर हम देखें उनमें अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करने वाली कम हो। अगर हम चेक करें a+c को तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है। इसको चेक करें तो इसमें भी 2 क्वांटिटीज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है। इसके ऊपर आएँ तो हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी है c। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं बाय टेकिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, c-1 इज इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड क्या करनी है, वैल्यू c की। तो c को इधर ही रखेंगे और इस -1 को उधर सेकंड जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है 1, तो वहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। इट्स मीन कि ये क्या होगा, 3+1 इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4, मतलब c की वैल्यूज़ क्या आ गई है, 4। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं जो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ देखें ये वाली वैल्यू तो हो गई हमारे पास फाइंड। अब इससे नेक्स्ट वाली देखें तो 4d-6 इक्वल टू 2d। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी फाइंड करने वाली एक ही है जो है d। तो हम इस इक्वेशन को लेंगे। तो बाय टेकिंग इक्वेशन 4 क्या थी, 4d-6 इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे हमने 4d को एक साइड पे कर लेते हैं, इस 2d को हम इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 4d - 2d। तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 और साथ में क्या आ जाएगा d। तो ये आ जाएगा 2d इक्वल टू 6। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमें क्या चाहिए, d। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिर्फ आ जाए d। तो हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। अब हमारे पास c और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a+c इक्वल टू 0, ये इसमें हमने सिर्फ क्या करनी है, c की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और c की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड कर लिया तो हमें सिंपली इसमें पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a+c इक्वल टू 0 और c की वैल्यू क्या है, 4। तो c की जगह हम क्या लिख देंगे, 4। a+4 इक्वल टू 0, यहाँ पे +4 हो रहा है, उधर जाके ये -4 हो जाएगा। ये आ
आ जाएगी a इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमने हमारे पास कौन सी क्वांटिटी रह गई है जो हमने फाइंड करनी है। यहाँ देखें c डी ए, हमने 3 क्वांटिटीज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ही क्वांटिटी रह गई है बी जो हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें बी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं। इसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ए की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास यही वाली इक्वेशन जो हमने अभी ली है, ये वाली इक्वेशन, इसी को इक्वेशन 2 का हमने नाम दिया हुआ था। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है ए की, जो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास निकली थी ये वाली ए इक्वल टू -4। तो हमने ए की जगह क्या कर दिया, -4 पुट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे 2b फाइंड करना है, मतलब b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2b इस साइड पे रहेगा, ये -4 क्या हो जाएगा उस साइड पे चला जाएगा, ये -4 हो तो जाके ये क्या हो जाएगा +4, -7 + 4 क्या आता है 3। अब हमने यहाँ पे सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 आ जाएगी वैल्यू b की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब सारों की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। ए की हमारे पास वैल्यू आई है -4, बी की वैल्यू आई है -3/2, सी की वैल्यू आई है 4 और डी की वैल्यू आई है 3। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी a + c इक्वल टू 0। हमारे पास a की वैल्यू आई है -4 और c की वैल्यू आई है 4। जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाती है। इससे नेक्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास a + 2b इक्वल टू -7। a की हमारे पास वैल्यू आई है -4 और b की वैल्यू आई है -3/2। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी c - 1 इक्वल टू 3, इसमें हम c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 4 है। तो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 4d - 6 इक्वल टू 2d। अब हम d की वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड पे, तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। ये हमने जो चीज़ की है ये हम रफ वर्क में करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो वैल्यू फाइंड की हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं हैं।